Welcome to Gaining 70 Plus Mark Series, बिहार बोर्ड क्रैश कोर्स 2022। बिहार बोर्ड के लिए बिहार बोर्ड 12th क्लास के लिए हम क्रैश कोर्स चला रहे हैं, जिसके जो आप अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, और उसमें मैं हूं डीके, और आप अभी हिस्ट्री सेक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री में अलग अलग चीजों को हम लोग कवर कर रहे हैं। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, कल हमारा क्लास नहीं हो पाया था, कल क्लास अपन था, बट कोशिश करते हैं। हाँ, एक चीज और दिक्कत हो रही है, हम टाइम पे क्लास नहीं ले पा रहे हैं, बट हमने जैसा कि आपको टाइम दिया कि 6 बजे या 9 बजे अगले दिन क्लास लोड है। जैसे आज का क्लास है तो चाहे 9 बजे होगा, अभी शाम में 6 बजे, तो एक बार आपका काम है 6 बजे स्ट्रीमिंग शाम को चेक करने का, और सुबह 9 बजे आपको उसमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो उसके अंतर्गत क्लासेस चल रही है। तो अभी हम लोग हिस्ट्री सेक्शन को कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोगों ने 2 चैप्टर को पढ़ लिया है, एक भारतीय इतिहास का स्रोत और हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो उसमें कुछ दिक्कत होगा, आप लोग तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे, तो हम चीजों को दिखाएंगे। कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस को लिख के भेजे हैं, तो दैट इज ब्रिलियंट, उनका आंसर राइटिंग का पैटर्न बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम कुछ क्वेश्चन आपको दिखाएंगे अगले दिन। आज मेरे पास समय कम है, तो हड़प्पा सभ्यता कुछ क्वेश्चन हम दिखाएंगे कि बच्चों ने किस तरह से लिख के तैयार किया, उसमें क्या क्या गलतियां हैं। क्योंकि हमने जितना बोला था, क्योंकि क्या है ना, उसमें देखिए कि गेस्ट पेपर जो है ना, उसमें बहुत ज्यादा दिया हुआ है, तो आप लोग पूरे को रटेंगे नहीं, रट्टूमल नहीं होना है, आपको समझना है और समझ के चीजों को लिखना। ठीक है ना, तो उसका हम ये भी तरीका शॉर्ट में दे रहे हैं कि हम शॉर्ट टाइम में पढ़ के आप कितना ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। टाइम देंगे तो नंबर आएगा ही, लेकिन मेरा कोशिश ये है कि हम शॉर्ट टाइम में कितना से कितना शॉर्ट टाइम में हम पढ़ के कितना अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं, ये मेरा टेक्निक। तो उसमें जिस टेक्निक से हमने कहा है, तो कुछ बच्चों ने लिख के भेजा है, तो हम उसको आपको शो करेंगे और दिखाएंगे उसमें उसमें कितना परसेंटेज नंबर आने का चांसेस है, उसमें क्या क्या गलतियां हैं। तो मेरा पास समय कम है, तो आज हम चूंकि हमको वैदिक सप्ताह लेना है, तो कल के लेक्चर में हम आपको शो करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग चलते हैं, नया चैप्टर है वैदिक सप्ताह। ये वैदिक सप्ताह क्या है, कैसे इसका शुरुआत हुआ, तो उस पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चन को लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सवाल है कि इतिहास का एक क्रम क्या है ना, इतिहास का एक क्रम। तो क्रम के दौरान क्या होता है कि इतिहास कैसे कैसे चलता है, ये हमको थोड़ा क्रम समझ में आ जाए है ना, तो चीजें आसान हो जाए, इसलिए हम चीजों को थोड़ा बता देते, डायरेक्ट हम आपको ऑब्जेक्टिव बता देते। ठीक है ना, जैसे कि यूट्यूब पे और लोग बताते हैं, सीधा सीधा आपको ऑब्जेक्टिव बता देते हैं, रटा देते हैं। रटेंगे तो ठीक है, लेकिन हम लोग समझ के रटेंगे ना, चीजें आसान हो जाती, थोड़ा आपको आइडिया रहेगा। अच्छा, वैदिक क्या है, वेद क्या है, वैदिक क्या है, क्या कैसे नाम आया है। अब जैसे हड़प्पा का अपने बारे में जाना, अगर मेरा वीडियो लेक्चर देखते हैं तो आपको चीजें कम याद करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत याद तो करना पड़ेगा, लेकिन आपको याद से ज्यादा समझने का फोकस करना, तो आप आसानी से चीजों को समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। आपको नहीं भी याद है तो आप उससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे निकाल सकते हैं। तो ये हम आपको डेवलप कराना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हमारा क्या है, हम बात कर रहे हैं वैदिक सप्ताह। हमने आपको कहा था इतिहास का शुरुआत ऐसे होता है कि पहले हम अब पूरा इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, तो पूरा उसमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा कि पृथ्वी का कैसे शुरुआत हुआ, कैसे हमारे सूर्य से टूटा, फिर कैसे ठंडा हुआ, ये सब लॉन्ग प्रोसेस है। इस तरह से फिर जीवन का शुरुआत हुआ। ठीक है, जीवन का शुरुआत में अलग अलग जीवों का विकास हुआ, फिर मानव सभ्यता आया। मानव सभ्यता मन मानव हमारे यहाँ पृथ्वी पर आया। मानव शुरू में कैसे रहते थे, जंगलों में रहते थे, पेड़ पौधा पर रहते थे, उनका भोजन क्या था, शिकार क्या था, फिर पत्थर से वो लोग शिकार करते थे, तो पत्थर के अनुसार पत्थर एज आया, फिर उससे वे विकास करते गए, फिर पशुपालन का विकास हुआ, फिर कृषि का विकास हुआ, फिर अचानक हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता उस टाइम के सारे सभ्यताओं में से सबसे विकसित सभ्यता। विकसित मतलब क्या था, देखिए विकसित का मतलब समझाते हैं कि आप सपोज गांव में रह रहे हैं या किसी शहर में रह रहे हैं, तो आप अपने मम्मी पापा दादा दादी जो आपके होंगे, तो उससे पूछिएगा कि ये पहले कैसा था। आप किसी भी शहर में रह रहे, लेकिन मेनली हम बिहार वाले बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, तो आप कहीं भी बिहार के किसी पटना में हो या कहीं भी जाओ, या बिहार में ही पटना में अलग अलग जगहों पे, मेरे सामने में हमने पटना में लगभग 3 4 साल 5 साल बिताया, तो मेरे सामने में काफी मोहल्ला को हमने विकसित देखा। मतलब कुछ नहीं था, लेकिन आप
तत्काल अभी जाएंगे ना तो आपको काफी विकसित लगेगा वो जगह, ठीक है ना। तो पटना का ही बहुत सारा एरिया इतना विकसित हो गया। तो सवाल मेरा ये है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हो गया तो अपने आप में अ, उस चरम उत्कर्ष पे जो खुदाई से जो पता चलता है, मतलब जो दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी जी ने जो खुदाई करवाया, वो लोग जो खुदाई करवाया, उससे ये पता चलता है कि उसको अंतिम, अब देखिए शुरू में कैसा रहा होगा उसके बारे में नहीं आइडिया लगता है। अरे भाई शुरू में फुस घर में रह रहे थे कि मिट्टी घर में, मतलब उसके बारे में जानकारी नहीं मिलता। सवाल है कि मिलता ये है हड़प्पा सभ्यता जो अपने विकसित क्षण में था, जिस टाइम में अच्छे अच्छे इमारतें थी, तो उसके बारे में हमको पता चलता है कि वो जो एरिया था हड़प्पा सभ्यता का वो काफी विकसित एरिया था। उसमें नालियां थी, शहर था, अच्छा रहने का व्यवस्था था, अलग अलग कलर की मिट्टियां, अलग अलग बर्तने थे, डिजाइन का अलग अलग चीजें मिला है। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता अपने आप में सुव्यवस्थित और अच्छी सभ्यता, ठीक। तो हड़प्पा सभ्यता की कहानी खत्म हो जाती। जैसे कि अभी हम किसी गांव में रह रहे हैं, मेरे सामने में बहुत सारा गांव था जो फुस घर में रहता था। जैसे हम जिस गांव में रहते हैं वो फुस घर था, फिर धीरे धीरे बिल्डिंग बनता गया, तो अभी सारा शहर जो है बिल्डिंग है। तो ये अभी तत्काल अब जो जनरेशन आएगा उसको लगेगा कि अरे यार ऐसा ही था, ऐसा नहीं। एक क्रम में विकास होता है, विकास का एक क्रम होता है जिसमें इस तरह से जुड़ते 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 विकास होता है। ऐसे हड़प्पा सभ्यता जिस टाइम का खुदाई है उससे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता काफी विकसित सभ्यता, ठीक है। सिंपल अप्रोच खत्म। अब हड़प्पा सभ्यता जो खत्म हो गया, ठीक है ना, समझिए। तो वैदिक सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि वैदिक सभ्यता फिर से विकसित हुआ। क्या हुआ? वैदिक सभ्यता का विकास फिर से हुआ। उसका विकास ऐसे था कि पहले कबीला हुआ करते थे। कबीला कबीला मतलब होता है जंगल में, देखिए कबीला का मतलब क्या होता है कि जंगल में आपने देखा होगा टीवी पे, जंगल में ग्रुप बना कर रहते हैं कुछ लोग, जिसको आदिवासी बोलते हैं। वो अजीब सा उनका ड्रेस, उनका खाने रहन सहन का ढंग अलग अलग तरीके का हुआ करता था। जिसमें 10 20 25, जिसमें सरदार हुआ करता था, जिसका काम चाहे कुछ करना था या एक दूसरे को लूटना था, इस तरह से उसका विकास होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से विकास होते होते जो है कबीला धीरे धीरे बड़ा होता गया। तो वैदिक सभ्यता उसी टाइप का सभ्यता है जो एक शुरुआती सभ्यता। इसलिए आपको आश्चर्य लगा ये बात जान के कि हड़प्पा सभ्यता उससे पहले हुआ, लेकिन हड़प्पा सभ्यता अपने आप में काफी विकसित सभ्यता था। लेकिन जो वैदिक सभ्यता है वो एक गांव का सभ्यता था। क्या था? ये क्वेश्चन पूछता है जैसे हड़प्पा सभ्यता कैसा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता, लेकिन वैदिक सभ्यता एक जो है गांव वाला सभ्यता। तो वैदिक काल में भी दो तरह के काल होते हैं, जिसमें उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल से, आप समझेंगे कि उसका नाम क्यों दिया गया। वैदिक काल का मतलब होता है उस टाइम वेदों का निर्माण हुआ, अलग अलग देवी देवताओं का विकास हो गया। तो वैदिक सभ्यता का मेन भाग है, दो भाग, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का विकास हो। तो उसके कहानी के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेंगे, पढ़ेंगे अभी। तो आपको देखिए थ्योरी के माध्यम से आप सारा चीज जान लेंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर आराम से आपको देखो 1 2 से 3 दिन में आपका पूरा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसलिए उसका चिंता नहीं कीजिए आप। आपको 20 25 दिन में आपको लेक्चर सीरीज पूरा खत्म कर देना है हमको, ठीक है। हाँ अभी टाइम नहीं मिल पा रहे तो हम 2 3 लेक्चर पैरेलल में सीरीज में आपको चालू कर देंगे, ठीक है। उसके लिए आपको परेशान नहीं, एग्जाम से पहले आपका 3 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट एकदम अच्छे से कवर हो जाएगा। बस आपका काम है प्रैक्टिस करना प्रैक्टिस करना प्रैक्टिस करना। आपको आपको आपके दिमाग में होगा हमको अच्छे नंबर से लाना है। बाकी कुछ दिक्कत होगा तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिए, उससे पता चलता है कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे। चलिए, तो वैदिक सप्ताह के बारे में है कि ठीक है। तो इस तरह से कुछ उसका अलग अलग थ्योरी है कि वैदिक सप्ताह कहाँ से आया। तो वैदिक सप्ताह में बाहर से लोग कुछ लोग आए जो यहाँ बस गए, या कुछ यहाँ के भारतीयों को मार के दबदबा करके, जैसे आर्यन वगैरह के बारे में कहा जाता है, आर्यन लोग यहाँ पे आए जो मध्य एशिया से आए थे, ऐसा थ्योरी है। देखिए अभी इस बात को थोड़ा हम बाद में बात चर्चा करेंगे, क्योंकि आप लोग इस बात को नहीं आप अलग अलग किताब में पढ़ते हैं, अभी नया रिसर्च हुआ है जिससे कुछ और पता चलता है, तो उस पर हम अभी नहीं जाएंगे। जो किताब में लिखा है उस पर बात करेंगे कि आर्यन आए, वो मध्य एशिया से आए, मध्य एशिया के ऊपर वाले भाग से। आप अगर मैप देखेंगे तो समझ में आएगा। तो वहां से आए, फिर यहाँ रहने लगे, संभवतः फिर रहने लगे, और फिर रहते 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 उनका फिर धीरे धीरे विकास हो। जैसे आप ऐसा समझिए जैसे आपके गाँव में कुछ हो गया, या आप अपने गाँव से आग लग गया, कुछ हो गया, या आप अपने गाँव से किसी कारण से आपको लोगों ने निकाल दिया, तो आप नए जगह पर जाएंगे, फिर धीरे धीरे आपका विकास हो ऐसे। लेकिन ये तो कुछ दूसरे टाइप का विकास है, क्योंकि वहाँ का ऑलरेडी विकास है। लेकिन वैदिक सप्ताह का जो विकास है, वहां से लोग आए, फिर धीरे 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 उन्होंने रहना शुरू किया, तो धीरे धीरे इस तरह से विकास होता है। तो उसमें भी दो खंड है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में कम विकसित था, फिर धीरे धीरे विकसित होने लगा। उसमें बहुत सारी थ्योरियां हैं, उसमें आपको एक एक चीजों को कवर कर देते हैं।
लुसेंट के माध्यम से जो शॉर्ट में है, तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे आगे, और फिर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं आगे क्या क्या है ऋग्वैदिक सप्ताह। तो पहला सवाल ये होता है कि वैदिक सप्ताह, तो वैदिक सप्ताह का विभाजन का दो भाग है, जैसा कि आपने हमको कहा कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल जिसका उम्र जो है 1500 लेके 1000 बीसी बीसी माना जाता है, या बीसी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में ईसा पूर्व। तो ऋग्वैदिक काल का जो एज होता है ना, देखिए समझिए, ये कंसेप्ट थोड़ा समझना है। हम ये सॉरी हम इसको समझा नहीं पाए, ठीक है, बस उसको हम समझा देंगे। ये जो ये है ना, एक मिनट देखिए, ये 1500 से लेकर 1000 बीसी और 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब ये ईसा का क्या कंसेप्ट, हम आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देते हैं, हम बाद में डिटेल से समझा देंगे आपको ये क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले ये बात आप समझिए कि अपने यहाँ जो कैलेंडर कैलेंडर जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, इसका जो निर्धारण होता है उसका आप तर्क समझिए, तब आपको समझ में आ जाएगा बीसी और एडी। और एक होता है अब जो पर्व त्योहार होता है, ये जो संवत कैलेंडर होता है, जैसे माघ, पूस, अगहन, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। जैसे अखाड़ फागुन में होली होता है, उसका अलग कंसेप्ट है, उसका कैलकुलेशन। तो हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन चीजों का बात करते हैं, वो इंग्लिश कैलेंडर। क्या है? इंग्लिश कैलेंडर। एक बार फिर से समझिए, हम लोग जो बार बार जो जनवरी, फरवरी, मार्च, 1, 2, 3, 4, 5 तारीख ये कहते हैं, जो 12 जिसमें महीना होता है, वो अंग्रेजी कैलेंडर है, ठीक है। और इसको अंग्रेजों ने बनाया है। कौन बनाया है? अंग्रेजों ने बनाया है। तो इंग्लिश कैलेंडर का शुरुआत, आप ध्यान समझिए, बीसी एडी को समझने के लिए, इंग्लिश कैलेंडर का शुरुआत ऐसे होता है कि इंग्लिश का, अब एक चीज बताइए, इंग्लिश का मतलब अंग्रेज का सबसे प्यारा देवता, यानी वो किसको मानते? जैसे अपने लोग राम भगवान, कृष्ण भगवान, भोला बाबा, शिव भगवान, इसको मानते। ऐसे ही क्रिश्चियन जो अंग्रेज सब है, वो मेनली कौन है? क्रिश्चियन है। तो क्रिश्चियन का जो जन्म हुआ था, वो उसके जन्म जन्म के साल को तो शुरुआत मान लेता है। क्या होता है? शुरुआत मान लेता है। वैसे जैसे ये से कि ये 0 साल हुआ, इससे आगे जो बढ़ेगा इसको मान लेगा कि एडी हुआ, एनी डेमिनो बोलते हैं, एनी डेमिनो, या आफ्टर द डेथ ऑफ ईसा मसीह। ईसा मसीह जो होता है जैन जैन सॉरी ईसाई क्रिश्चियन धर्म के वो गुरु माने जाते हैं। जैसे अपने यहाँ जो कृष्ण है या राम है, उसको हिंदू धर्म के मेन माने जाते हैं। ऐसे ही ईसाई ईसाई धर्म के जो मेन होते हैं हमारे ईसा ईसा मसीह है, या ईसा पढ़े होंगे, जीसस क्राइस्ट के बारे में आपने सुना होगा, या आपने 25 दिसंबर को जो होता है उसका फेमस त्योहार क्रिसमस डे, उसके बारे में सुना होगा। तो ये सब होता है। तो उनके जन्म को समझिए, ध्यान से समझिए, कंसेप्ट थोड़ा समझना होगा आपको। इनके जन्म का जो वर्ष होता है ना, जन्म का, इसको फिर से मिटा देते हैं। इसके जो इनके जो जन्म का वर्ष होता है, ये इसको मान लेते हैं 0 साल। इसके जो आगे का जो और साल होगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको एडी मान लेते हैं, एनी डेमोनो। इसको ईसा इतना ईस्वी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? ईस्वी। ईस्वी बोलते 1500 ईस्वी, 1600 ईस्वी। लेकिन अभी आप जो बराबर सुन रहे होंगे वो लिखता है ईसा पूर्व, अभी लिखता है ई और पी पू, इसलिए इसका मतलब समझा देते हैं। इसका मतलब होता है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब इससे कितना साल पहले ये जो शुरुआत हुआ होगा कहीं से, ठीक है ना। देखिए, भगवान ईसा मसीह जो जन्मे होंगे, आप समझिए, ईसा मसीह जी का जो जन्म हुआ होगा, उससे पहले भी तो समय रहा होगा। मान लिया जाए ईसा मसीह के का जन्म हुआ होगा, उससे पहले समय रहा होगा, उसके उसके लिए टर्म यूज करता है ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। उसमें हम लोग कह देते हैं ईसा मसीह के जन्म से 1 साल पहले का समय, ईसा मसीह के जन्म से 2 साल पहले का समय, ईसा मसीह के जन्म से 3 साल पहले का समय। तो ये जो कहानियां हैं, इसको ध्यान से समझिए। ये जितना हम ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं, ये सब ईसा मसीह के जन्म से बहुत काफी दिन पहले का समय है। तो ये कितना दिन पहले का है? तो आप ऐसे समझिए कि ये है, अभी हम लोग कितना है, 2021 में जी रहे हैं। ईसा मसीह का जन्म का समझिए 2000 साल हो गया, 2021 साल है अभी। और इससे कितना 1500 साल माने 1500 साल पहले जो है वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। तो टोटल मिलके 1500 है ना, इस तरह से मिला दीजिए। तो अभी हम लोग 2, 1, 3 और 35, 3600 कितना साल पहले जो है हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ।
ठीक है ना, मतलब लगभग 3500 साल पहले, 3500 कहीं 4000 साल, मतलब थोड़ा बहुत फर्क होता है, 3500-4000 पहले वैदिक सभ्यता का जो होता है विकास हुआ था। तो इस समझ गए आप, ये यहाँ शुरू करेंगे, इसको बोलते हैं ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, उसके बाद जैसे ईसा मसीह का, थोड़ा और बीच में हम समझा देंगे, थोड़ा आगे हम पढ़ लेते हैं फिर बताएंगे, अगर कुछ इसमें दिक्कत तो आएगी। तो चलिए ये कंसेप्ट है। अब क्या है बात कि वैदिक सभ्यता जो है आपका, वैदिक सभ्यता, हाँ तो वैदिक सभ्यता में काल का विभाजन समझ में आ गया कि वैदिक सभ्यता, वैदिक, हाँ वैदिक सभ्यता का काल का समय ये है। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में 1000 से 600 ईसा पूर्व में, इसमें अंतर है थोड़ा सा, इसलिए दोनों में अंतर हम आगे पढ़ेंगे कि दोनों में वैदिक काल ही है, लेकिन ऋग वैदिक काल कम विकसित है और उत्तर वैदिक काल ज्यादा विकसित। ऐसे ही लगा जैसे गांव से वो धीरे धीरे शहर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे मैक्स मुलर ने आर्यों को मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, सॉरी वैदिक सभ्यता कहते हैं। ये ग्रामीण सभ्यता होते हैं, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ये 2-3 पॉइंट समझ लीजिए, ठीक है। ये इसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। पहला दूसरा पॉइंट ये समझना है आपको कि जो आर्य जो जैसे ये भारत में आए, तो भारत के लोग कहाँ पे, पंजाब में। आप देखिए ऐसे सपोज भारत का मैप इस तरह से होता है, तो पंजाब जो ये एरिया है, तो मध्य एशिया से इधर देखिए पहाड़ है भारत में। आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत, या नहीं पढ़ा होगा तो बताते हैं वही, आप समझ लीजिए ऐसे कि हमारा भारत का जो नक्शा है, बहुत लोगों ने देखा भी नहीं होगा नक्शा, बट आप थोड़ा सा समझिए कि भारत का नक्शा ऐसा है, जो आप 15 अगस्त में बनाते हैं ना, इस तरह से आपने स्कूल में बनाया होगा, ठीक है, इस तरह से नक्शा है। इधर पंजाब है, ठीक है ना, पंजाब राजस्थान का एरिया ये। तो मध्य एशिया, इसके ऊपर का भाग है एशिया। एशिया से लोग ऐसे आते थे, इधर इधर पहाड़ है तो इधर आएगा नहीं पहाड़ से, इधर से आए और कहा जाता है इधर जो है पंजाब में बसने लगे, इस एरिया में। पंजाब अफगानिस्तान ऊपर में है, पंजाब और अफगानिस्तान में आया धीरे धीरे, फिर इधर से विकसित होने लगा। तो आर्यों का जो विकास हुआ है, ठीक है, इसको मिटा दे एक मिनट। तो आर्यों का जो विकास हुआ है आपका ऐसे ही हुआ है कि वो सर्वप्रथम कहाँ, पंजाब में और अफगानिस्तान में बस गए। और मैक्स मुलर जो है, जो हिस्टोरियन है, उनके कहने का मकसद आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया है। मतलब उनका कहना ये था कि वैदिक सभ्यता का जो विकास, ठीक है ना, वो आर्यों के द्वारा हुआ। और वो कहाँ से आया था, मध्य एशिया से आया था, मान एशिया के ऊपरी भाग से आया था। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को वैदिक सभ्यता का, और आर्य जो लोग वहां पर रहने लगे, रहने लगे और धीरे धीरे 1000 साल 2000 साल रहा, तो उन्होंने एक अलग तरह की व्यवस्था बना ली, जिसको हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं, ठीक है। उन्होंने बहुत सारा बुक लिखे, किताब लिखे, जैसे ऋग्वेद सामवेद, अलग तरह की किताब लिखे। और ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता का मतलब हुआ कि ये सभ्यता कम विकसित थी, उसमें गांव था, शहर, बड़ा बड़ा बिल्डिंग नहीं था इस सभ्यता में। जो खुदाई से पता चला है उससे ये पता चलता है कि, एक मिनट, उससे इस खुदाई से ये पता चलता है कि उस सभ्यता में क्या था, जो है एक ग्रामीण सभ्यता थी, उसमें बड़े बड़े गाँव है। आर्यों की भाषा संस्कृत है, और लोग बोलते क्या थे, संस्कृत में बोलते थे, ठीक। आर्य आर्य शब्द भाषा समूह से इंगित करता है, आर्य शब्द भाषा समूह से इंगित करता है। आर्य का मतलब होता है, ये नोट में बता दिया, भाषा समूह होता है, ठीक है। आर्यों का प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बटा हुआ था। कुल आरोही, ठीक है, कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र। मतलब आरोही मतलब जैसे सबसे छोटा कुल होता था, कुल से बड़ा ग्राम, ग्राम मतलब गांव, 20 उससे बड़ा जन, इसके बाद राष्ट्र, ठीक। जैसे अपने यहाँ कैसे होता है, देखिए अपने यहाँ क्या, जैसे भारत देश है, भारत देश में छोटे छोटे राज्य हैं, जैसे बिहार, यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र, तो अलग अलग राज्य हुए, तो पूरा बहुत सारा राज्य मिलके क्या बना, आपका एक देश बना। और देश से फिर छोटा क्या हो गया, मैंने एक राज्य, फिर क्या हुआ, जिला हुआ, ठीक है। बिहार में जैसे अलग अलग जिलाएं हैं, ठीक है, फिर जिला फिर छोटा आ जाता है तो सब डिवीजन बन जाता है, सब डिवीजन फिर छोटा होता है तो ब्लॉक आ जाता है, फिर ब्लॉक में अलग अलग गांव होते हैं, ये यूनिट होता है, ये इकाई होता है, ठीक है ना। ऐसे ही जो आपका ये वैदिक सभ्यता था, किसी भी सभ्यता में छोटा छोटा इकाई होगा, फिर वही बन बन के वो क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। तो आर्यों के प्रशासनिक इकाई मतलब होता है कि प्रशासन के चलाने के दृष्टि से, प्रशासन जो चलता है, प्रशासन मतलब जैसे
कोई काम हो, जैसे कोई भी चीज का काम हो, ठीक है ना, तो उसके लिए वो बांट दिया जाता है, ये गांव है, ये शहर है, सॉरी गांव है, फिर गांव से बड़ा आपका सब डिवीजन, सब डिवीजन से बड़ा जिला, जिला से बाद फिर वो एक तरह से राज्य बन गया, राज्य से फिर देश। उसमें काम के आधार पर बांट दिया जाता है। जैसे आप किसी खास जिला में होंगे तो आपको कोई सर्टिफिकेट बनवाना होगा तो अपने जिला में आप जाते हैं कि नहीं बनवा, ऐसे ही वहां पे कोई काम होगा तो वो हर समय देश में थोड़े जाएगा, अपने एरिया में जाएगा, तो अपने एरिया में जाएगा, फिर वो वहां पे वो काम करवा लेगा। तो कुल था इस तरह से क्या बटा हुआ था, कुल था, कुल था, ग्राम था, विष था, जन था, राज था। तो ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विष के प्रधान विषपति एवं जन के शासक राजन कहलाते हैं। अब देखिए उस टाइम में भी गांव के मुखिया को गांव के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। अभी गांव के मुखिया मुखिया होते हैं, अपने जैसे गांव होगा आपका एरिया का, एक पंचायत का एक मुखिया होता है ना, चुनाव चल रहा है, आप देखे होंगे तो उसमें चुनाव में आपने सुना होगा फला मुखिया खड़ा हुआ कि कौन क्या कैसे हुआ, तो एक गांव का मुखिया उस टाइम में ग्रामीणी हुआ करता था। और विष के प्रधान को विषपति कहते थे। जैसे अभी एक जिला का कोई प्रधान होगा, एक कोई आप क्षेत्र होगा, उसका सांसद होगा, एक प्रशासनिक इकाई, वो दो तरह का होता है, एक पुलिस का होता है, एक सरकार का अधिकारी होता है, तो वो अलग बात है, उसके बारे में बाद में बात करें। लेकिन यहाँ पे जैसे ग्राम के मुखिया ग्रामीणी हो गया, और विष के प्रधान विषपति हो गया, और जन के साथ राजा कहलाते थे। ठीक है, क्या था, राजा कहलाते थे। इस तरह से हम लोग समझ गए, चलिए राजन कहलाते थे। ठीक, राज अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। राज अधिकारियों मतलब राजा में जो भी लोग थे उसमें पुरोहितों का बहुत ज्यादा सम्मान था, और सेनानी, सेनानी में जो सेना थे, क्योंकि वही लोग मार करते थे और देश को बढ़ाते थे, तो इसका प्रमुख स्थान था। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित था। आप देखिए इसमें, देखिए ये वशिष्ठ, आप देखिए वशिष्ठ जो है ना, ये लोग पुजारी थे, मैंने पूजा, पुरोहित पूजा करवाते, ये ब्राह्मण थे वशिष्ठ और विश्वामित्र। तो वशिष्ठ और विश्वामित्र की कहानी आपने महाभारत में पढ़ा होगा, ठीक है ना, विश्वामित्र और वशिष्ठ का जो है हमारे यहाँ कहानी है, जिसमें वशिष्ठ और विश्वामित्र, ये लोग वशिष्ठ के उदार थे, और विश्वामित्र काफी क्रोधी हो जाते थे। विश्वामित्र जी का था क्या कि अच्छे थे, सब लोग अच्छे ही होते हैं, लेकिन उसको क्रोध बहुत ज्यादा आ जाता, हम श्राप दे देंगे तुमको, तो ये था उनका दिक्कत। ठीक, इस तरह से पुरोहित थे। ठीक, इसके बाद आगे सूत, रथकर एवं कदामी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे, रत्नी कहे जाते थे। अब सूत, कथाकर एवं कम्मादी नामक अधिकारी को रत्नी कहा जाते थे। उनके पूर्व संख्या राजा करीब 12 हुआ कर। इस तरह से क्वेश्चन अभी कम आया है, ठीक है ना। इसका पूर्व दुग्धपति और स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर होते थे। ये सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कम आया है, लेकिन आप अलग एग्जाम में अगर तैयारी करते हैं तो पूरा मैंने दुर्गपति, दुर्गपति को किला के जो अधिकारी होते थे उसको दुर्गपति कहते थे, और स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखने वाला को गुप्तचर कहते थे। देखिए ये इन चीजों के बारे में एक बार हम चर्चा कर देते हैं, ताकि आप कहीं सुने होंगे तो आपकी तो समझ में आ जाएगा, अलग अलग लोग होते थे, अलग अलग काम करने के लिए होते थे, पर आपको क्वेश्चन से हम ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवा देंगे, वहीं से आपको याद करना है। ठीक है, ये सब आप सुने रहेंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर लिखने में दिक्कत नहीं होगा, आप अच्छे से क्वेश्चन को लिख सकते हैं। इसलिए हमारे इतना पढ़ाने का, एक बार थ्योरी एक दिन का लेक्चर लेने का पीछे यही मोटिव। ठीक है, पूरब होते थे, गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर होते थे। पूरब स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर को पूरब दुर्गपति हुआ, दुर्ग मतलब कोई किला का रक्षक होता था, दुर्गपति। स्पर्श मतलब जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर, जैसे सीआईडी बोलते हैं आजकल, जो बोलते हैं ना इसके पीछे सीआईडी लगा देंगे, मतलब उसको देखने वाला। बाजपति गोचर भूमि का अधिकारी, गोचर भूमि जो घूमने वाला भूमि होता था, उसका अधिकारी मतलब जो काम लायक भूमि होता था उसको, उसका अधिकारी को वाजपति कहते। उग्र, उग्र अधिकारियों को पकड़ने का कार्य करता था, अपराधियों को पकड़ने का कार्य, अपराधी जो होता है उसको काम, किसका किसका काम था पकड़ना, उग्र का, उग्र का, उग्र का काम था पकड़ना। ठीक, अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ऋग्वेदों में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। अब ऋग्वेद में जो न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं है, मतलब जज जो होता है उसका उल्लेख नहीं। इससे ये पता चलता है कि जो जो न्याय जो करता था ना, न्याय वो राजा ही करते थे। आपने महाभारत अलग अलग सीरियलों में देखा होगा कि जब कोई समस्या हो जाता है तो कौन फाइनल डिसीजन कौन देता है, राजा ही देता है। इसको सामने हाजिर किया जाए, इसको मृत्यु दंड दिया जाए, इसका टांग काट दिया जाए, इसका हाथ काट दिया जाए, तो ये फैसला राजा ही लेता था। लेकिन इसका रूल था, इसका नियम होता था कि वो क्या करता था, आसपास जितने भी पुरोहित होते थे या उनके सलाहकार है तो उनसे पूछा जाता था कि इस चीजों के लिए हमारे वेद में क्या दंड दिया। एक चीज आप समझ लीजिए, आप पूछे
ठीक है, आज कानून है, संविधान है, उस टाइम में क्या कानून हुआ करता था? तो उस टाइम में कानून था किताब। तो हमारे वेदों में जो लिखा होता था कि इस पाप के लिए क्या किया जाना चाहिए, उसी के अनुसार सजा मिलता था। और सजा देने वाला कौन था? राजा हुआ करता था। जैसे आज हम लोग जज सजा देता है, कोई चोरी हुआ, चकारी हुआ, मर्डर हुआ, कोई हुआ, उसका सजा कौन देता है? जज देता है। लेकिन जज अपने आप तो देता नहीं है सजा। जज सजा कैसे देता है? वो क्या करता है, सबसे पहले वो देखता है कि इस सजा के लिए हमारे यहाँ कौन सा कानून बनाया गया, उसी के आधार पर सजा होता है। ऐसे ही हमारे यहाँ पहले जो शासन चलता था, जज तो राजा ही होता था, लेकिन उसके पीछे कंडीशन ये था कि वो हमेशा आधार पे, हमारे वेद में लिख गया है कि आप ये काम करेंगे, आप मर्डर कर दिए तो आपको कैसे क्या सजा मिलेगा, या और भी आपने गलती काम कर दिया या चोरी कर दिया तो उसको क्या सजा होना चाहिए। तो ये वेदों के अनुसार से राज चलता था। ठीक है। सभा और समितियां राजा का सलाह देने वाली संस्था थी। सभा और समिति नहीं, सभा मतलब जैसे कुछ लोगों का ग्रुप था, समितियां ये सब हुआ करती थी, तो वो राजा को सलाह देती कि आप सर राजन आप ऐसे काम कीजिए, ऐसे काम कीजिए। ठीक। राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांति लोगों का संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता के को प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा समिति में भाग ले सकती थी। चलिए, अब मुद्दा यह है कि देखिए, मुद्दा का विषय ये है कि आपका सभा और समिति को सलाह देने वाली थी सभा श्रेष्ठ और संभाति। सभा में जो था, ठीक है ना, सभा में स्पेशल लोग होते थे, सभा बुला, जैसे कहते सभा बुलाते हैं अपने यहाँ गाँव में, तो सभा में स्पेशल लोग थे। संभात एवं श्रेष्ठ एवं संभात लोगों की संस्था थी। मतलब क्या कि कुछ विशिष्ट लोगों को एक ग्रुप जो सरकार को सलाह देता है कि सर आप ऐसे काम कीजिए, आपको इस तरह से करेंगे काम तो दिक्कत नहीं। जबकि समितियां सामान्य जनता की प्रतिनिधित्व करती थी, और समितियां में सामान्य जनता लोग वहां बैठ के अपने अपने अपना राय विचार राजा को दिया करते थे। ठीक है, इस तरह से सामान्य जनता के प्रतिनिधित्व। इसके अध्यक्ष को ईशान कहते हैं। इसके अध्यक्ष को, मान ये जो दोनों था उसका अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा और समिति में भाग ले सकती थी। स्त्रियां जो है सभा समिति में भाग ले सकती थी। उस टाइम में ये था नियम कि कोई बात नहीं, स्त्रियां जा सकती है वहां। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। अब जैसे देखिए, कबीला था, कबीला का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है गायों का खोल। अब चलिए, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसके बारे में समझ। हमारे यहाँ जो शुरू का जो सभ्यता है, वहां पे गाय का बड़ा महत्व। उस टाइम में क्या होता था, गाय एक महत्वपूर्ण पशु हुआ करता था। ठीक है, तो गाय के लिए बड़ा युद्ध होता था। गाय के लिए क्या होता था, युद्ध होता था। उससे दूध मिलता था, आपको खाने की वस्तु मिलती थी, इसके बाद उसका और भी उपयोग होता था, और हमारे यहाँ काफी पवित्र माना जाता था। तो एक जो इम्पोर्टेंट साधन था, तो गाय, इसीलिए क्या होता था, गायों के लिए वहां पे युद्ध होता था। क्या होता था, कबीला में गायों के लिए युद्ध होता था। और गायों को, अपने महाभारत में भी गायों का चर्चा हुआ कि उसके पास इतना गायें थी उस राजा के पास। तो राजा हरिश्चंद्र का भी अपने, नहीं सॉरी, राजा नहीं, प्रहलाद का आपने कहानी सुना होगा ना। ठीक है, कठोपनिषद में शायद उसकी कहानी, राजा इसका प्रहलाद, हाँ, प्रहलाद भी अपने पापा से नाराज थे क्योंकि उन्होंने क्या किया था, ब्राह्मणों को गायें गायें जो है ना, अच्छी गायें नहीं दी थी। तो गायों का हमारे यहाँ वैदिक काल में बहुत महत्व था। ठीक है ना, तो इसीलिए प्रहलाद का भी कहानी है गायों के बारे में। तो गविष्टि शब्द का प्रयोग, गविष्टि का अर्थ होता है गायों का खोज। तो स्पेशल शब्द अगर पूछे आपको कि गविष्टि का क्या मतलब होता है, गविष्टि का क्या मतलब होता है, गायों का खोज। तो गाय जो है ना हमारे यहाँ, कबीला क्या करता था, गाय के खोज में जाता था और गाय पकड़ पकड़ के लाता था। दशाराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में 7वें मंडल में। यह युद्ध परुष्णी नदी, रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जो सुदास विजय हुआ। तो दशारग युद्ध, दशारग के युद्ध जो है ऋग्वेदिक काल में, इससे क्वेश्चन कम ही आता है, तो बस आप पढ़ लीजिए। राज का युद्ध कब हुआ, ऋग्वेद के 7वें मंडल में, जिसमें परसुनी नदी के तट पर हुआ था। इसमें सूरदास एवं जन के बीच लड़ा गया था। ठीक, जानकारी के लिए आगे हम बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ऋग्वैदिक समाज 4 वर्ण, हाँ ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछ सकता है कि ऋग्वैदिक समाज जो है 4 भागों में, वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस विभाजन व्यवसाय के आधार पर चलता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्थ वर्णों का उल्लेख मिलता है, जिसे कहा गया है कि ब्राह्मण परम
पुरुष के मुख से। अच्छा ये बता देते कहानी। देखिए ऋग्वैदिक काल में हमारा समाज जो 4 भागों में विभाजित विभाजित किया गया था। जैसे अभी हमारे यहाँ क्या है जाति, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी, ये तो है ही। इसके अलावा हिंदू में भी अलग अलग जाति है, जैसे कि ब्राह्मण क्षत्रिय कैस्ट, फिर इधर जो भी है बैस बनिया कुर्मी फलना चिलना, इतने जाति हैं। ऐसे ही वैदिक समाज में कहा जाता है इतना जाति नहीं था, सिर्फ वर्ण था, वर्ण सिस्टम, वर्णा सिस्टम था जिसमें उसमें 4 वर्ण हुआ करते, इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। और ये निर्धारण कैसे था ये समझा देता। आप ब्राह्मण का मतलब कुछ खास नहीं होता, तो उसमें जो अर्ली वैदिक ऋग्वैदिक समाज था उसमें ब्राह्मण का मतलब होता था, देखिए ब्राह्मण का मतलब सिर्फ वही होता था जो वेद पढ़ता था। ब्राह्मण मतलब जो वेद पढ़ने वाला था, तो वेद कोई भी पढ़ सकता, चाहे वो नीचे जाति का हो या कोई भी। वो धीरे धीरे वेद पढ़ने लगा तो उसके कुल को हम लोग ब्राह्मण कहने लगते थे, ये नियम था। इसके बाद क्षत्रिय हुआ, तो क्षत्रिय का नियम ये था कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जो लड़ाई करते थे, जो राज जीते थे, वो क्षत्रिय होता। क्या होता था? क्षत्रिय होता था। वैश्य क्या काम, वैश्य बनिया जिसको बोलते हैं वैश्य बनिया, इसका काम था दुकानदारी चलाना, सामानों का हेर फेर करना, बेचना, और उसका मार्केटिंग करना, बिजनेस करना, तो ये वैश्य का काम था, वैश्य जिसको बनिया बोलते। और शूद्र जो है, शूद्र से एक सेवक के रूप में था। शूद्र मतलब होता था सेवा करता था, मेनली वो सेवा का काम था, जो भी नीचे का काम था सफाई सुथरा से लेके इन लोगों को सेवा करना काम शूद्र का होता था। तो ये हमारे यहाँ जो नियम है इससे बना हुआ था। अब देखिए, अब ये तो 4 वर्ण हो गए। इसके अलावा ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ये क्वेश्चन पूछता है कहीं कहीं कि ऋग्वेद के कैवें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूत्र में ये वर्णन चतुर्थ वर्ण के बारे में उल्लेख मिलता है। ये जो कहा गया ना चतुर्वर्ण, ये ऋग्वेद में ही लिखा है, अपने यहाँ वेदों में ही लिखा गया है। और जिसमें कहा गया है कि ये इन लोगों का जो जन्म होता है, किसका, ब्रह्मा का, इन लोगों का जो जन्म हुआ है कहाँ कहाँ, आपने कहानी हो पढ़ा होगा अपने यहाँ जो पुराण या अलग अलग विष्णु पुराण या अलग अलग जो सीरियल देते हैं उसमें कहानी पढ़ा होगा कि ये जो 4 वर्ण है वो ब्रह्मा के अलग अलग, मतलब अलग अलग भगवान के अलग अलग अंग से प्राप्त, जैसे ब्राह्मण भगवान के मुख से प्राप्त हुए हैं, क्षत्रिय जो होते हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए, भुजाओं से प्राप्त हुए, जंघाओं से प्राप्त हुआ। एक मिनट, तो एक मिनट बता, देखिए कंसेप्ट ये है, अभी उसके बारे में बताते हैं कि जो वैदिक सभ्यता था वो विकास होते गया, उसका अपना वो क्रम था, ठीक है ना। इसके बाद हमारे यहाँ वर्ण वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था चलता है जिसके बारे में उल्लेख किया गया। इसके अलावा कुछ तो अधिकतर जानकारी हमको वेदों से मिलता है। सवाल ये है कि वैदिक सभ्यता, इसलिए उसको ऋग्वैदिक वैदिक काल भी कहते हैं, क्योंकि इसके बारे में सारे चीजों के बारे में वेद से लिखा गया था। आगे हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे बता। हाँ, उनकी भुजाओं से, ठीक है, भुजाओं से। और वैसे उनके जान गलती कहा गया, देखिए उनकी भुजा, भुजा मतलब हाथ से, क्योंकि क्या करते हैं, एक मिनट देखिए, राजा क्या हाथ से मार करते हैं, तो उनकी भुजाओं से, और वैसे उनकी जांघों से, जांघों से, और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुआ, ठीक है ना। यानी अपने यहाँ कहानी है कि ब्राह्मण जो है भगवान के मुख से, क्षत्रिय जो होता है उनकी भुजाओं से मतलब ताकत से, और वैश्य जो होता है उनके जांघों से, और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न होगा। अब ये देखिए इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कोई जानता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हमारे यहाँ जो कंसेप्ट था इसके पीछे क्या तर्क था नहीं तर्क था आपको समझ में नहीं आएगा। इसकी लंबी कहानी है, कैसे चलता था सामाजिक व्यवस्था, कैसे था नहीं था, बस बहुत लोगों ने लिखा इसके बारे में कि क्या कैसे था। हमारे यहाँ कौन किससे पैदा हुआ नहीं पैदा हुआ वो लोग नहीं जानते, बट हमारे यहाँ वेद में इन चीजों का चर्चा की, इसलिए हमको उसके बारे में जानना होता है। इसके अलावा एक चीज और है कि वैदिक सभ्यता जो है वो पितृ प्रधान सभ्यता, आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा कि वो मातृ सत्तात्मक, लेकिन ये पितृ प्रधान, मतलब वहां पे पिता का महत्व ज्यादा था, ठीक है। पितृ प्रधान का मतलब ये भी होता है कि हम लड़कों को ज्यादा महत्व देते हैं। पितृ प्रधान मतलब ये नहीं, ये तो है ही, इसका ये भी मतलब होता है कि हम लड़कों को ज्यादा महत्व दे देते हैं, लड़कियां कम चाहते हैं। तो होता भी था, अधिकतर काम राजाओं का लड़का ही करता था, उसका जो उत्तराधिकारी युवराज को ही माना जाता था, मतलब बेटा का, राजा का बेटी थोड़ी कभी रानी हुआ करती थी, राजा का बेटा ही राजा होता था, सिंपल सा ऐसे समझ जाए।
समाज के सबसे छोटी इकाई को परिवार या कुल कहते थे। देखिए वहां पे भी कुल का चर्चा हुआ, परिवार बना हुआ था, सबसे छोटा इकाई परिवार था। परिवार जो है परिवार जिसका मुखिया पिता होता था, इसे इसे जिसे कुलप कहा जाता था। देखिए परिवार का सबसे छोटा इकाई कुल हुआ, सॉरी समाज का छोटा इकाई परिवार हुआ, जिसमें मान लिया पहले क्या होते थे, जैसे बाप है, माँ है, बेटा है, बेटी है, दादा है, दादी है, एक मोटा मोटी ये परिवार माना जाता था। और उसमें उसका मुखिया पिताजी हो गए, और जिसको कुलप कहते थे, ठीक है ना, परिवार को कुल कहा जाता है और उसको मुखिया पिता होते जिसको कुलप कहा है। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ में भाग ले सकती थी। मतलब स्त्रियां क्या होती, स्त्रियां भी पूजा पाठ में भाग लेती थी, सिंपल सा मतलब है, और यज्ञ में बैठ सकती थी। आगे ये सब खत्म हो गया, इसलिए इसके बारे में पढ़ा जाता है। बाल विवाह में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। बाल विवाह उस टाइम में नहीं होता था और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। देखिए बताते हैं ये क्या मतलब है। आपने महाभारत में देखा होगा या रामायण में देखा होगा, जो विवाह का चलन था स्वयंवर के माध्यम से होता था, और बाल विवाह नहीं होता था, काफी मेच्योर हो जाते थे, और लड़कियां अपने से हस्बैंड को चुन सकती थी। आपने देखा होगा कि राम भगवान का स्वयंवर हुआ, स्वयंवर में धनुष टूटा, फिर हमारे राम भगवान को सीता मैया से शादी हुआ, ठीक है ना। ऐसे ही आपने कृष्ण कृष्ण के बारे में नहीं, आपने अर्जुन का देखा होगा, अर्जुन का जो शादी हुआ सुभद्रा के साथ, या अर्जुन का शादी हुआ द्रौपदी के साथ। तो इन लोगों का जो शादी के बारे में, तो उसमें क्या पता चलता है कि लड़कियां कहती है हम अपने मन से वर को चुन सकते हैं। तो एक स्वयंवर प्रथा, तो स्वयंवर प्रथा मतलब कि लड़कियां को अपने मन से वर चुनने का अधिकार था, और वहां पे मैच्योर होती थी, उनको बाल विवाह का प्रथा नहीं था। बाल विवाह होगा तो उसको क्या पता रहेगा वो किसके साथ शादी करना है। वो इसलिए इससे पता चलता है कि बाल विवाह और पर्दा प्रथा नहीं था। पर्दा नहीं था, पर्दा मतलब ये नहीं कि मुंह ने दिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था समाज में, कुछ ऐसा व्यवस्था, ठीक। इसके अलावा बाल विवाह का प्रथा, विवाह अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकता था। चलिए ये देखिए इंटरेस्टिंग बात ये है कि विधवा जो है अपने मृतक पति के छोटे भाई। अब क्या था उस टाइम का सिस्टम, देखिए सिस्टम ये था, अगर किसी का हस्बैंड मर गया, ठीक है ना, कम, जैसे कभी कभी क्या होता है कम एज में मर जाता है कोई, तो वहां पर नियम क्या था, मतलब नियम था समाज में, एक व्यवस्था था कि आप उसके छोटे भाई देवर से शादी कर सकते हैं। इस पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि समाज में क्या सत्य है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या होना चाहिए, ये समाज डिसाइड करता है। किसी समाज में, ठीक है ना, किसी समाज में क्या है, किस कितना उम्र में शादी करना चाहिए, अपने मन से शादी करना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जैसे जैसे मेच्योरिटी आती है, जैसे जैसे शिक्षा का विकास होता है, तो उस पे करता है डिपेंड। जैसे कि पहले बाल विवाह था, तो छोटे में शादी कर दिया जाता था, बड़ा बड़ा में शादी करने का नियम नहीं था। तो एक प्रथा था, एक शिक्षा का अभाव था। तो ऐसे ही हमारे यहाँ जो सामाजिक व्यवस्था है वो समय समय के अनुसार बदलता है, और उस समय के लिए सही गलत का मतलब नहीं होता। उस समय में वो क्या था, लोगों ने कुछ मान्यताएं को रख दिया तो मान लिया कि नहीं यही सही चीज है, ठीक है ना। तो ऐसा होता, तो विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकता था। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी, स्त्रियां पढ़ाई करती थी। इसलिए इससे पता कैसे पता चलता है, तो ऋग्वेद में लोप मुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला और विश्वासी जैसे विदुषी स्त्रियां, विदुषी मतलब विद्वान का जो स्त्रीलिंग होता है वो विदुषी होता है। क्या होता है, विद्वान का स्त्री विदुषी, ठीक। तो विदुषी जो है विद्वान महिला को बोलते हैं। तो वो क्या कर सकती थी, शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, जिसको विदुषी स्त्रियां होती थी। गार्गी ने याज्ञवल्क्य के वाद विवाद को चुनौती दी थी। अब ये गार्गी का याज्ञवल्क्य की कहानी है। तो गार्गी इतनी विद्वान थी, याज्ञवल्क्य जैसे शिष्य ज्ञानी को उन्होंने वाद विवाद के लिए चुनौती दे दिया था। वाद विवाद के लिए मतलब एक तरह से हमसे डिस्कशन कीजिए, जैसे होती है ना लड़कियां सब आपस में डिस्कशन, तो अच्छी लड़कियां होगी बोलेंगे ठीक है हम आपसे डिस्कशन करना चाहते हैं। ऐसे ही वहां पे गार्गी नाम की जो है विदुषी के बारे में चर्चा है, जो याज्ञवल्क्य से वाद विवाद करती है, सीधा वाद विवाद को चुनौती दी थी। चलिए, जीवन भर अविवाहित रहने वाले को अमाजू कहा जाता था। कुछ महिलाएं ऐसे रहती थी जो जीवन भर अविवाहित रहती थी, अगर में वो कभी शादी नहीं करती, उसको अमाजू कहते थे, अमाजू। जीविका उपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाते हैं। अब देखिए
ये जीविका उपार्जन मतलब होता है खाने पीने के लिए, मतलब अपना रोजी रोटी चलाने के लिए। तो जीविका पार्जन मतलब जो रोजी रोटी चलाने के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक, जैसे जो वेद पढ़ाते थे, वेद के बारे में ज्ञान, वेद का शिक्षा देते थे, उस अध्यापक को उपाध्याय कहलाता था। उसको क्या बोलते थे? उपाध्याय बोलते थे। ठीक। आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ सोमरस था। सोमरस दारू को बोलते हैं, ठीक है ना। यह वनस्पति से बनाया जाता था। जैसे अभी होता है ना अलग अलग ब्रांडी, ब्लैक, अलग अलग ब्रांडी, अलग अलग आपको क्या बोलते हैं कंपनी को, जो आपको पेय पदार्थ होता है, दारू होता है, बकाडी, पता नहीं क्या क्या होता है, हम तो बैग पेपर जो भी है। तो उस टाइम में ऐसे ही सोमरस हुआ करता था। आप सोचते होंगे ये क्या है, पर सोमरस आपने रामायण, सॉरी, महाभारत में या रामायण में या अलग अलग जो सीरियल चलते हैं, जैसे कि आपका ये विष्णु पुराण, उसमें आपने देखा होगा देवता लोग क्या करते हैं, दारू पी के मस्त रहते हैं, नर्तकी नाच रही है, सब गीत गा रहे हैं। तो ये क्या था, हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं थी उसमें क्या था, वो लोग लड़कियां, सॉरी, राजा सोमरस पी के नाच देखा करते थे। तो सोमरस पी के वो टल्ली रहते थे। तो सोमरस एक्चुअली हम लोग दारू को कहते हैं। सोमरस क्या कहते हैं, जो वनस्पति से बनाया जाता है। वनस्पति जैसे अभी यहाँ हमारे यहाँ जो अलग अलग ब्रांडेड चीजें जो भी आती है, तो अलग अलग, जैसे अंगूर का या एप्पल का जूस से बनता है, वो जो भी अक्सर शराब होते हैं। ऐसे सोमरस क्या होता था, वनस्पति से बनाया जाता था। वनस्पति मतलब पौधे से रस से बनाया जाता है। आज मुख्य 3 प्रकार के वस्त्रों को पहनते थे। आर्य जो है, आर्य के वस्त्रों के बारे में उल्लेख है। आर्य जो है 3 प्रकार के कपड़ा पहनते थे, जिसमें 3 तरह का था, वास, अधिवास और 19, जिसमें अंदर पहनने वाले वक्त कपड़े को नीवी कहा जाता था। नीवी कहा जाता था। जैसे अभी हम लोग अलग अलग तरह से नाम देते हैं कपड़े को, तो वहां पे उस टाइम में नीवी कहा जाता था। ठीक है, ये दर्शन के बारे में बताएंगे, ये दर्शन क्या है। अभी थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं, फिर हम लास्ट में बताते हैं दर्शन क्या। ठीक है, महर्षि कन्नाद भारतीय परमाणु, आप देखिए ये इसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन हम थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग दर्शन दिए। दर्शन मतलब जैसे योग दर्शन, सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन। क्या है दर्शन, बता, ये हिंदू धर्म का ही अलग अलग भाग। उसमें क्या होता था कि हिंदू धर्म में जो काफी मुनि विकसित हो जाते थे, तो हिंदू धर्म अनंत, उसमें क्या होते, तो उन्होंने जैसे योग में कुछ चीजों को जोड़ दिया और अपने तरफ से उनको हिंदू धर्म से कुछ चीजों को सेलेक्ट कर लिया, चूज कर लिया, और उन्होंने एक इसको आसान बना दिया। तो उनके नाम से एक अलग धाराएं चलने लगती, जिसको हम लोग दर्शन बोलते थे। जैसे योग का पतंजलि, आपने योग का काफी चर्चा सुना होगा, योग पतंजलि। जैसे सांख कपिल मुनि, ठीक है ना। तो ये से क्वेश्चन बिहार में कम आता है, बट आप यहाँ है तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। चलिए आगे क्या है, आगे हम लोग थोड़ा और देख लेते हैं, और क्या आगे के स्लाइड में। देखिए, इसके अलावा महर्षि कन्नाद में भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। महर्षि कन्नाद को परमाणुवाद, देखिए अणु परमाणु का जो बात होता है उसी टाइम से हमारे यहाँ चर्चा होता है। तो महर्षि कन्नाद जो होते हैं भारतीय परमाणुवाद, परमाणुवाद का जो सिद्धांत होता है, आपने अणु परमाणु के बारे में पढ़ा होगा नंबर, इसमें जिसमें ऑक्सीजन के अणु, ऑक्सीजन के अणु या किसी अलग अलग जो तत्व होते हैं उनके जो अणु होते हैं उनके बारे में पढ़ा होगा। तो परमाणुवाद का सिद्धांत उसी समय से चलता है। तो महर्षि कन्नाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। आर्यों के लिए मनोरंजन के मुख्य साधन संगीत, रथ, घोड़ा, घुड़दौड़, ये सब चीजें होता था। संगीत, गीत, रथ दौड़ मतलब रथ से दौड़, घोड़दौड़, रथ दौड़ मतलब रथ के साथ दौड़ होता है, घुड़दौड़ मतलब घोड़ा पे दौड़ता है। द्रुत क्रीड़ा जैसे आपने पासा वाला खेल देखा होगा, या उस तरह से कुछ खेला होता है, द्रुत क्रीड़ा हो गया। आर्यों के मुख्य व्यवसाय पशुपालन में कृषि था। ये भी पूछता है, आर्यों का जो मेन व्यवसाय था, व्यवसाय मतलब हुआ उसके रोजी रोटी जो कैसे चलता था, मेनली व्यवसाय और कृषि से, पशुपालन और कृषि से। पशुपालन मतलब जितने गाय, भैंस, बकरी, इन चीजों को पालते थे और फिर उसका मांस खाते थे या उसका दूध पीते थे। और कृषि मतलब खेती करते थे। ठीक। अधनिया, गायों को अधनिया, न मारे जाने योग्य वाले पशु की श्रेणी में रखा गया। गाय क्या था हमारे उस टाइम में, अधन्या मतलब इसको नहीं मारे जाने योग्य के श्रेणी में रखा है, मतलब गाय को मारना नहीं। हम आपको पहले ही चर्चा किया, गाय हमारे यहाँ काफी पवित्र माना जाता था और आज भी माना जाता है हमारे यहाँ।
इसलिए हमारे मोदी जी जो है गाय के लिए प्रोजेक्ट चला रहे हैं कि किसी को मारना नहीं है गायों को। तो गाय अधनिया पशु होता था, गायों को हत्या करने वाले, उसे घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से निकाल की व्यवस्था। सोचिए कितना बड़ा व्यवस्था है कि गायों को इतना इज्जत था हमारे यहाँ समाज में कि जिन्होंने गाय को मारा चाहे तो उनको मृत्यु दंड या देश से निकलना पड़ेगा, ये व्यवस्था थी हमारे यहाँ। ठीक है, तो आर्यों के प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। माने आर्य जो माने वैदिक सप्ताह के जो लोग थे उसका प्रिय पशु घोड़ा था, ठीक है ना। और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र देवता इसलिए क्योंकि वैदिक वेद में सबसे ज्यादा चर्चा इंद्रदेव का किया गया, इससे लोग अनुमान लगाते हैं कि इंद्रदेव जो है अपने टाइम में सबसे ज्यादा माने जाते थे। अच्छा, एक चीज इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, हम जो आपने हड़प्पा सप्ताह के बारे में कहा, ठीक है ना, तो वो कहाँ से जानकारी मिलती है? तो हड़प्पा सप्ताह की जानकारी खुदाई से मिलती है और अनुमान लगाया जाता है ऐसे ऐसे हड़प्पा सप्ताह हुआ हो। लेकिन वैदिक सप्ताह के बारे में जो है अलग अलग किताबें मिली है, इसलिए वैदिक सप्ताह अलग, और उसके जो लिपियां थी वो संस्कृत लिपियां थी, उसके बारे में बहुत चीजें लोग पढ़ा गया है, इसलिए वैदिक सप्ताह ज्यादा सत्य होता है। ठीक है ना, आप सोचते होंगे वैदिक सप्ताह की जानकारी कहाँ से मिली, तो वेदों से मिलता है। अलग अधिक ज्यादातर चीजों वेदों में लिखा हुआ हमारे। ठीक, आर्यों द्वारा खोजा गया धातु लोहा था जिसे श्याम अयस्क कहा जाता है, तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता है। देखिए आर्य जो है लोहा का खोज करता है। आपने वैदिक हड़प्पा सप्ताह में पढ़ा होगा, उस टाइम में लोहा का खोज नहीं हुआ था, लेकिन आर्यों ने क्या हुआ था, लोहा को खोज कर लिया था। ठीक है, और आर्यों ने लोहा को खोजा था जिसको श्याम अयस्क, मतलब देखिए लोहा तो अभी का नाम है लेकिन हमारे यहाँ वेदों में उसको श्याम अयस्क कहा जाता है, श्याम अयस्क। और तांबे को उस टाइम में लोहित अयस्क, मैंने वैदिक सप्ताह के टाइम में क्या नाम, देखिए नाम का क्या होता है ना, अलग अलग समय में नामों का अलग अलग नामांकन होता है। तो श्याम श्याम अयस्क हो गया और तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता है। व्यापारी हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहते थे और लेन देन के वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलित था। बता, मैंने व्यापार के लिए जो वस्तु जैसे दूर दूर से सामान लेके जाते थे फिर उसको बेचते थे, उसके लिए स्पेशल शब्द पनी का यूज किया, क्या किया गया, पनी, पनी का यूज किया गया है। ठीक है, आगे है व्यापार लेन देन है तो दूर जाने वाले पानी का लेन देन के वस्तु विनिमय प्रणाली प्रसिद्ध। आप देखिए लेन देन के लिए लेन देन के लिए वस्तु विनिमय उसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बार्टर, BART बार्टर। बार्टर मतलब क्या, आप एक हाथ से इधर सामान लीजिए एक हाथ से आपको दीजिए। अभी क्या है बताते, अभी बार्टर सिस्टम नहीं है, अभी सिस्टम है आपको, अभी हमारे यहाँ रुपया सिस्टम। बार्टर सिस्टम में ये क्या होता है, बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि आप क्या करते हैं, कोई सामान लेते हैं और किसी को दे देते हैं और जो है इस तरह से सामान का एक्सचेंज होता है कि ठीक है आप ये सामान दीजिए, आपके पास ये सुविधा है, हम आपको ये चीजें देते हैं। लेकिन अभी के प्रणाली में क्या होता है, आप गेहूं या कोई चीज देने जाते हैं मार्केट में तो उसको पहले वो तोलता है, वो कितने रुपए का देता है, फिर उसके अनुसार सामान का निर्धारण किया जाता है वो कितने का होना चाहिए, उसके बदले में आपको कितने का सामान मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये सिस्टम है हमारे यहाँ। ठीक है, ऋण देकर ब्याज देने वाले को व्यक्ति को बेक नॉट सूदखोर कहा जाता है। ऋण देकर मतलब जो अब हमारे यहाँ जो व्यवस्था है कि जैसे क्या सूदखोर जो पैसा दे के जो है तो सूद पे लगाते हैं उसको सूदखोर कहा जाता है। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ भूमिका निभाने वाले को देवता को रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। मैंने कुछ देवता का क्या काम था कि मनुष्य और देवता के बीच क्या करता था, मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ भूमिका निभाने वाले देवता को अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग वैदिक में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित जो सबसे महत्वपूर्ण पवित्र मानी जाती थी, जिसमें आपको सरस्वती के रूप में मानी जाती थी। ठीक है, ऋग्वेद में गंगा एक बार और यमुना में उल्लेखित 3 बार हुआ है, जिसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किया। मैंने सिंधु नदी का काफी प्रचार था तो सिंधु नदी जो उस टाइम में काफी उल्लेखित सर्वाधिक पर चर्चा किया। ऋग्वेदिक में सभी नदियों सरस्वती सबसे पवित्र, सरस्वती अब नहीं है लेकिन उस टाइम में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है। ठीक, और पवित्र माना। ऋग्वेदिक में गंगा को 1 बार चर्चा किया गया और यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है और सिंधु नदी का सबसे सर्वाधिक बार उल्लेख
इसका मतलब सिंधु नदी का सबसे ज्यादा चर्चा किया है। एक बात है, ये आपको एक लिस्ट आपके काम का नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन कम पूछता है, इसके बारे में पूछेगा तो बता देंगे। जैसे कि ये ऋग्वैदिक नाम है, ठीक है ना। ये आधुनिक अलग अलग नदियां का अलग अलग नाम, जैसे कि वितस्ता का झेलम, पुरुषनी का रावी, ये सब क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है, बिहार बोर्ड में आएगा तो हम वहाँ आपको बता देंगे, ठीक है। देखते हैं और कितना बचा हुआ है तो हम इसको कवर कर लेंगे। थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको खत्म कर लेते हैं, थोड़ा लेक्चर बड़ा हो गया, बट इसको कवर करना है हमको। वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। विष्णु के 3 पंगों को कल्पना का विकास, पंगों का कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ था। मतलब देखिए सीधा से इसमें समझने के बाद क्या है कि उत्तर वैदिक मैंने बाद के ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ, इंद्र के जगह जगह प्रजापति जो है मुख्य देवता हो गए, इंद्र इंद्र का स्थान चल गया। उत्तर वैदिक काल में राजा का राजवंशी के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के बजाय जन्म के आधार पर जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। उत्तर वैदिक काल में हल को शिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्ठ और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। मुद्रा मतलब पैसा जो चलता था वो ये इकाइयां थी। इसके बाद आगे समझना क्या है। हल शिरा को रेखा, उत्तर वैदिक काल में शतमान मुद्रा की इकाइयां हो गई आपको। सांख्य दर्शनों में भारत के सभी दर्शनों को सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है, मतलब मूल तत्व जो हमारी चीजें मिलकर बनी है। सत्यमेव जयते जो है मंडोकोपनिषद से लिया गया, उसमें उपनिषद में यज्ञ तुलना 49 से की गई है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। गायत्री मंत्र का आपने बारे में सुना होगा, ठीक है ना। वो उसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों ने आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र गायत्री मंत्र की रचना की थी, ठीक है ना। आ, आ, लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। इसके अलावा श्राद्ध की प्रथा पहले पल दात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। ये सब कुछ जानकारी है। श्राद्ध प्रथा का दात्रेय ऋषि के बेटा निमि ने की थी। इसे क्वेश्चन कम ही पूछता है, एक बार जानकारी ले समझ लें। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नदी के प्रथम बार पकी हुई ईंटों का प्रयोग मिला है। मतलब सिर्फ कौशाम्बी नदी में प्रथम बार पकी हुई ईंटों का प्रयोग मिला। महाकाव्य 2 है, रामायण और महाभारत को महाकाव्य कहा जाता है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। गोत्र जो है, गोत्र नामक जो संस्था है, वो गोत्र के बारे में बताएंगे कि गोत्र नामक संस्था जो है, गोत्र जो है हमारे यहाँ जो प्रथा है, जो आपने सुना होगा शादी में गोत्र का जो चर्चा होता है, वो उत्तर वैदिक काल में जो इन चीजों के बारे में चर्चा। वेदांग दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र और वेदांत सूत्र की रचना वादरायण ने की थी। तो चलिए ये इस तरह के आपने चीजों को समझ लिया। अब इसमें जो ऑब्जेक्टिव कुछ चीजें जो छूट गई होगी या हमने जल्दी जल्दी में आपको बता दिया है, ऐसे एक बार जानकारी के लिए। बाकी इसमें से जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हम लोग धीरे धीरे जगह, इसमें यहाँ कुछ देवताएं हैं, हम आपको लिस्ट में दे देंगे, आप उसको याद करना कर लीजिए। जैसे इंद्र देवता पूर्व युद्ध और नेता वर्षा के देवता माने जाते थे। तो ये कुछ इंपोर्टेंट देवता, जैसे विष्णु विश्व के रक्षक और पालन करता थे, ठीक है। सोमरस वनस्पति के देवता थे। तो कुछ देवता ऐसे इंपोर्टेंट पूछा है, ठीक है। तो ये काफी लेक्चर बड़ा हो गया, इसलिए हमने इसमें ऑब्जेक्टिव को नहीं जोड़ा है, बट हम ऑब्जेक्टिव का अलग से आपको एक लेक्चर लेंगे। इसमें हम ऑब्जेक्टिव पैटर्न के सारे क्वेश्चंस को समाप्त कर देंगे, ठीक है। और वहां पे जो चीजें आपको उस माध्यम से हम, इसमें ज्यादा चीजें दिए हुए थे, एक बार इसीलिए हमने गो थ्रू हो गए कि ये चीजें दिया हुआ है आप, ताकि आप इसको पढ़ेंगे तो एक बार समझ में आएगा कि ये चीजें के बारे में हमको आइडिया चाहिए। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपको हम 50 100 50 40 50 100 ऑब्जेक्टिव आपको करवा देंगे, और उसके माध्यम से हम चर्चा कर देंगे कि क्या 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 ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे पूछा जाता है और कैसे कैसे उसको जवाब देना है, कैसे कैसे याद रहे। तो थैंक यू। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, और आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो उसको आप लोगों को शेयर कीजिए। उसका भी तैयारी होगा, आपका भी तैयारी होगा, आपस में डिस्कशन कीजिए और लाइक मारिए।
लाइक से पता चलता है कि आप लेक्चर को कितना पसंद करते हैं। अगर अनलाइक मारते हैं, आप कारण बताइए कि इस लेक्चर में ये प्रॉब्लम है, उसको सुधार करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आप कनेक्टेड रहिए, जुड़े रहिए, धीरे धीरे आपका सारा सिलेबस जो है आपको पता भी नहीं चलेगा और आसानी से खत्म हो जाएगा।